भारत जो कला और संस्कृति के लिए दुनिया भर में अपनी एक खास पहचान रखता है और इससे जुड़े समारोह हमारी जीवन शैली का एक अहम हिस्सा हैं। तो अपने इस खास अंक में इन्हीं रंगारंग कला और संस्कृति के कार्यक्रमों को समेटे मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। भारत का इतिहास और यहाँ की प्राचीन पौराणिक गाथाएं और इनसे जुड़ी संस्कृति और सभ्यता हमेशा ही हमें गौरव का एहसास कराती आई हैं। हम ये प्राचीन गाथाएं सदियों से सुनते चले आ रहे हैं। बेशक हर दौर में इन्हें कहने का तरीका ज़रूर बदला है। किताबों से निकलकर जब ये गाथाएं मंच तक पहुंची तो लोग इन कथाओं की संस्कृति और मानवीय मूल्य से परिचित हुए। कुछ ऐसा ही नज़ारा हमें कमानी ऑडिटोरियम में भी देखने को मिला, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। जन जन तक शिव की महिमा को पहुंचाने का ये अद्भुत संगम देखने वालों को अलौकिक और आध्यात्मिक एहसास दे गया। नृत्य की ये मुद्राएं अपनी परंपराओं का जश्न भी हैं और समृद्ध विरासत की कलात्मक अभिव्यक्ति भी। संस्कृति को कला के माध्यम से रूबरू कराने का ये प्रयास अपने अंदर हजारों साल की सभ्यता की गूंज को समेटे हुए है। दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का ये अद्भुत मंचन दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनूठा अनुभव था। भारतीय कलाओं के उत्थान के लिए काम करने वाली संस्था सुनैना के कलाकारों ने देश के 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना के पीछे की पौराणिक कथाओं को बयान करने के लिए नृत्य कलाओं का सुंदर गुलदस्ता बना दिया। भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी और उड़ीसी नृत्य मुद्राओं ने पौराणिक गाथाओं को व्यक्त करने के लिए अपनी नई भाषा ही गढ़ डाली। साथ ही इन गाथा को अन्य भारतीय शास्त्रीय और समकालीन नृत्य रूपों द्वारा प्रस्तुत किया गया। मेरा इवेंट है, ये सुनैना नाम का एनजीओ प्रेजेंट कर रहा है द लेजेंड्स ऑफ ज्योतिर्लिंगम। पहली बार ये इस तरीके से एक इवेंट हो रहा है जिसमें सारे क्लासिकल डांसेस को मिला के पूरा ज्योतिर्लिंग का दर्शन करवाएंगे नृत्य नाटिका के द्वारा। इवेंट तो बहुत ही भव्य है। 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनकी कथाएं हैं। आई थिंक ये पहली बार हो रहा है ऐसा, और हम लोग बहुत ही आतुरता से देखने के लिए बैठे हैं। पूरे भारतवर्ष में जाएगा ये कार्यक्रम, तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और हाथ जोड़ के हम तो बैठे रहेंगे पूरे समय, पूरे कार्यक्रम में, क्योंकि ये भावना हमारा ये इतिहास है, दैवी इतिहास है। हमारी भावनाएं जुड़ी, आस्था जुड़ी हुई है। और आपने तो अभी सुना होगा कि उज्जैन महाकाल धाम वो भी अब खुल गया है। तो यही बातें सारी जुड़ के ऐसी हो जाती हैं कि लगता है कि भारतवर्ष वास्तव में अपने वास्तविक स्वरूप में वापस आ रहा है। हमारे पुराण और परंपराओं के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव ज्योति के रूप में स्वयं विराजमान हैं। ये सभी ज्योतिर्लिंग भारत के अलग अलग हिस्सों में स्थित हैं। देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आस्था के इन महान केंद्रों के पीछे की पौराणिक गाथाएं जन जन तक पहुंचाने के लिए ये प्रस्तुति कला, संस्कृति और रचनात्मकता का बेमिसाल तालमेल थी। हर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक गाथा अपने आप में अद्भुत है।
आज हम लेजेंड्स ऑफ ज्योतिर्लिंगम, जो कि एक कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा है, एक सागा ऑफ डांसेस है, ये प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे भारत में ज्योतिर्लिंग 12 हैं, जो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर शिव भगवान खुद आए थे। इन स्थलों के बारे में, यहाँ ज्योतिर्लिंग कैसे बना, शिव कैसे प्रकट हुए, इस चीज़ के बारे में आज का प्ले है। और अलग अलग इसमें डांसेस हैं, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक, कंटेम्प्रेरी भी है, मणिपुरी, थांगटा है, छऊ है, 7 अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं। और साथ में भरतनाट्यम में हम आर्टिस्ट हैं, और आशा करते हैं कि ये माइथोलॉजिकल डांस ड्रामा सबको पसंद आएगा। इसके साथ हम पैन इंडिया पूरा टूर करने वाले हैं। अभी पहले हम 5 शहर नॉर्थ इंडिया जाएंगे, फिर बाद में साउथ इंडिया जाएंगे। मृत्युंजय परेशान जगता भयनाशन। आस्था और सांस्कृतिक गौरव की भावना से सराबोर इस प्रस्तुति ने पूरे माहौल को एक नई रोशनी से भर दिया। सुनैना संस्था के इस प्रयास को दर्शकों ने सराहा और इसे पौराणिक गाथाओं को पहुंचाने का बेहतरीन कदम बताया। प्रकृति ने हमें खूब रंग दिखाया है, इंसान को प्रकृति दोहन का सबक सिखाया है। घर में कैद होकर हमको समझ आया है कि हमने कुदरत को कितना रुलाया है। ये पंक्तियाँ पैंडेमिक के उस दौर की हमें याद दिलाती हैं जिस वक्त दुनिया थमसी गई थी। लेकिन एक चीज़ जो बहुत खूबसूरत हुई कि वो ये कि प्रकृति अपने असली रंग और रूप में आ गई, और उन्हीं खूबसूरत पलों को इन कलाकृतियों में ढालने का काम किया है मशहूर कलाकार फरहत जमशेद ने। उनकी बनाई हुई ये कलाकृतियाँ शानदार मिसाल हैं और अपने आप में कुछ ना कुछ कहानी हमें बता रही हैं। कहते हैं कि कलाकार हमेशा अपने समय से आगे या पीछे होता है, यानी वो अपनी रचनाओं में गुजरे वक्त से लेकर आने वाले वक्त को अपनी कला के माध्यम से कह जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा फरहत जमशेद द्वारा ललित कला अकादमी की प्रदर्शनी में देखने को मिला। लकड़ी और धातु के प्रयोग से अमूर्त रूप में पेश ये कृतियां प्रकृति और इससे जुड़े जीवन को देखने का नया आईना दिखा रही हैं। साथ ही इन शिल्प कृतियों में पैंडेमिक दौर की कहानियां साफ सुनी जा सकती हैं। अपनी कला और शिल्प के लिए मशहूर फरहत जमशेद बताती हैं कि क्योंकि उनका लंबा वक्त प्रकृति के करीब गुजरा है, जिस वजह से अब वो कुदरत के इन्हीं खूबसूरत रंग और रूप को इन कलाकृतियों में ढाल रही हैं। ये मेरा सफ़र, आर्ट का सफ़र 3 डेकेड्स पहले शुरू हुआ था, जब हम लोग, मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे जबलपुर में, मध्य प्रदेश में, और वहाँ पर नेशनल फॉरेस्ट बहुत सारे हैं, तो वहाँ हम लोग जाते थे अक्सर, और वहाँ की नेचर देखकर मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई, और फिर मैंने उसी चीज़ को अपने आर्ट में रेप्लिकेट करना शुरू किया। एंड तो अच्छा लगता है लकड़ी से काम करना, क्योंकि उसका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है। लकड़ी के कुछ टुकड़े किसी शिल्पकार के माहिर हाथों से गुजरकर किस तरह से कला की शानदार कृति बन जाते हैं, इसका नजारा यहाँ साफ देखा जा सकता है। महामारी के प्रकोप के बीच वीरान शहर की तन्हाई हो या फिर धरती के वजूद के सामने खड़े खतरों की चिंताएं, हर अवस्था और भावना यहाँ मौजूद मिली। इस एग्जीबिशन को देखने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी उनके कला की सराहना की। ये केवल कला ही नहीं है, बल्कि ये संदेश भी है तमाम, चाहे पर्यावरण का हो, चाहे कोविड के टाइम में देश में जो जिस तरह के चुनौतियां थीं, जिस तरह के संकट और कंटक थे, उसमें किस तरह से लोगों ने काम किया। इस प्रदर्शनी को देखने पहुंचे दर्शक भी इन कृतियों के झरोकों से पर्यावरण, महामारी और जीवन की रंगारंगी का नजारा करते नजर आए। I'm stunned
by this exhibition. It is so original, so new, so beautiful. I really love it. This is the way art should be. It is free of any preconcepts, it is free of color, it is purely making something out of nothing, which is fantastic. It's the most unusual work we've seen for a long time. रचना के परंपरागत पैमानों को तोड़कर आधुनिक कला मानकों का तालमेल करती ये प्रदर्शनी कई मायनों में दिल में उतर जाती है। फरहत जमशेद के शिल्प को पिछले काफी समय से एक अलग पहचान मिली हुई है। आपस में कोई अटूट संबंध न होने के बाद भी यहाँ रखी हर एक कृति उनकी रचनात्मकता की मिसाल पेश करती है। हुनरमंद हाथ, रचनात्मक जहन और कलात्मक समझ जब एक साथ मिल जाए तो कुछ ना कुछ नायाब जरूर बनता है, और इसी की मिसाल पेश की है संगीता गुप्ता ने। संगीता गुप्ता जो पेशे से आयकर अधिकारी रह चुकी हैं, उनके हुनर के कई रूप हैं जिसमें एक पेंटिंग भी शामिल है। उन्होंने अपनी इस कला को जुनून की इस हद तक पहुंचा दिया कि उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग किसी भी कलाकार के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी पेंटिंग का रिकॉर्ड दर्ज कर चुकी है। और इतना ही नहीं, प्राकृतिक नील में नहाई उनकी पेंटिंग शिव के रंग, रूप और मुद्राओं को पेश कर रही है, और साथ ही ब्लॉक प्रिंट इसको और भी अनमोल बना रहे हैं। भगवान शिव की महिमा को जब एक कलाकार अपने अंदाज में उकेरता है तो आदि योगी शिव ए जर्नी इन कॉस्मिक इंडिगो जैसी शानदार कलाकृति वजूद में आती है। ये महज कलाकृतियां नहीं हैं, बल्कि इन्हें रचने वाली संगीता गुप्ता के जुनून के सफर की भी दास्तां पेश करती हैं। पेशे से मुख्य आयकर आयुक्त रही संगीता गुप्ता ने अब अपने दिन रात कला, सिनेमा और काव्य को समर्पित कर दिए हैं। प्राकृतिक नील में नहाई भगवान शिव के रंग, रूप और मुद्राओं को दर्शाती ये पेंटिंग्स एक कलाकार द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे बड़ी पेंटिंग भी है, जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह पा चुकी है। इस विशाल पेंटिंग को जब दिल्ली के बीकानेर हाउस में लगी प्रदर्शनी में दिखाया गया तो कला प्रेमी खींचे चले आए। ब्लॉक प्रिंट और इंडिगो डाई पद्धति भारत की कलात्मक परंपराओं में गहरी जड़ों से जुड़ी है, और इन्हीं का इस्तेमाल संगीता गुप्ता ने इन पेंटिंग्स को बनाने में किया। इस विशाल कृति को बनाने के लिए उन्होंने खद्दर कपड़े के 71 टुकड़ों में भगवान शिव के विभिन्न तांडवों को उनके अमूर्त और प्रतीकात्मक रूपों में चित्रित किया। इसके बाद इन 71 टुकड़ों को आपस में जोड़कर 185 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी पेंटिंग बनाई गई, जिसका कुल माप 606 फीट और 11 इंच है। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो था, इसके ऊपर काम करने के लिए मैं सांगानेर के एक छोटे से गांव में जाकर वहाँ पे रही थी। रतेलिया गांव है सांगानेर में, जहाँ की ये कला है, डाबू से छापा, मतलब वो ब्लॉक प्रिंटिंग। तो उनसे वो टेक्निक लिया है, मगर उसको अपने तरीके से, उनका ब्लॉक नहीं बनाया। उनका वो जो सॉल्यूशन होता है दाबू मिट्टी से पेंट करने का, वो सॉल्यूशन मैंने उनसे लिया और उनका नील रंग का डाई लिया और अपने तरीके से उसको किया कि मैं कुछ टेक्स्ट लिख के करूँगी। सारे शंकराचार्य के शिवोहम मंत्र हैं, और मैंने डाई में भी ग्रेडेशन किया हुआ है कि अगर मैं थोड़ी देर डाई करती हूँ या उसको सेकंड डिप करती हूँ, थर्ड, वो टेक्निक मैंने जाके उनके साथ रह के सीखा। और ब्लॉक प्रिंटिंग भी सीखा, मगर ब्लॉक उनका ना लेकर ब्रश से अपने नए मोटिव्स बनाए शिव को लेकर। पेंटिंग में भगवान शिव के तीसरे नेत्र, उनके त्रिशूल और डमरू के साथ साथ उनके अर्धनारीश्वर रूप तथा अलग अलग मुद्राओं को दर्शाया गया। इन पेंटिंग्स के लिए उनके जुनून का अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि उन्होंने इन कलाकृतियों को 8 दिन और 9 रातों में पूरी लगन के साथ बनाया है। 35 एकल प्रदर्शनियां, दर्जनों पुस्तकें और 30 डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का हिस्सा रही संगीता गुप्ता की ये कलाकृति उनकी रचनात्मकता का सबसे सुंदर उदाहरण कही जा सकती है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के वो कलाकार जिन्होंने दुनिया में खुद को मनवाया है और जिनका सितारा दुनिया में जगमगा रहा है,
उन्हीं में एक नाम माधवी मुदगल का भी है। माधवी मुदगल जो उड़ीसी नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं। बचपन से ही नृत्य और संगीत की छाया में पली बड़ी माधवी मुदगल नए कलाकारों को उड़ीसी नृत्य की बारीकियां समझाकर उन्हें हीरे की तरह से तराश रही हैं। हमने उनसे खास मुलाकात की जिसमें उन्होंने खूबसूरत पलों को हमसे साझा किया। माधवी मुदगल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रंग तरंग में। नमस्कार माधवी जी, आपके बचपन से सबसे पहले शुरुआत करते हैं जी। आपका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां कलाओं का सागर बहता था। अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। जी, मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरा परम सौभाग्य है कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहाँ चारों ओर संगीतमय वातावरण था। बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हमारे साथ आके दिल्ली में हमारे यहाँ ही ठहरते थे, तो उनका सानिध्य, उनकी बातें और उनके कार्यक्रम तो होते ही थे जी। तो शास्त्रीय संगीत परंपरा के जो बड़े से बड़े कलाकार, उनके सानिध्य में मेरा बचपन बीता जी। और क्योंकि विद्यालय मेरे पिताजी ने शुरू किया था 1939 में जी। और चारों ओर संगीत की या नृत्य की या गायन की कक्षाएं होती थी, तो मैं बचपन से यूं ही खेल खेल में ही जी थोड़ा सीख गई जी। आपने शुरुआत की भरतनाट्यम और कथक नृत्यों से, लेकिन उसके बाद ओडिसी की तरफ आप कैसे मुड़ गई? देखिए, मेरे बचपन में तो ओडिसी कोई जानता ही नहीं था, दिल्ली में ओडिसी था ही नहीं। तो 60 के दशक के अंत में थोड़ा ओडिसी का दिल्ली में आगमन हुआ और मेरे जो प्रथम गुरु थे, गुरु हरे कृष्ण बेहरा, वो सबसे पहले विद्यालय में जब आए सिखाने के लिए, तब से मैंने शुरू किया ओडिसी नृत्य की शिक्षण जी। और जब मैंने ओडिसी नृत्य सीखना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये ही मेरे स्वभाव के अनुरूप है जी। इसलिए मैंने भरतनाट्यम और कथक तो मैं बहुत बड़े स्केल पे स्टेज पे भी करती थी, लेकिन वो छोड़ के केवल ओडिसी पे ही मैंने ध्यान दिया। और उसके बाद गुरु किरण महापात्र, जो इस विधा के सबसे महान गुरु माने गए हैं, उनसे मैंने शिक्षा प्राप्त। जी, आपने भरतनाट्यम भी सीखा, कथक भी सीखा, लेकिन ओडिसी में आपने ऐसा क्या अलग पाया? ओडिसी एक बहुत लालित्यपूर्ण नृत्य है, एक मूर्तिवत इसकी भंगिमाएं हैं और मैं कथक तो खैर कर ही रही थी, भरतनाट्यम बचपन में सीखा था, परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन इसका एक ऐसा स्वरूप था जो मुझे, जैसा मैंने कहा, मेरा जो कैरेक्टर है उसके अनुरूप, अंडरस्टेटेड, थोड़ा लाउड नहीं है और बहुत ही सटल फॉर्म है, इसीलिए मैंने ओडिसी ने मुझे आकर्षित किया है। और अगर इस नृत्य की व्याकरण की बात करें, इस नृत्य की मुद्राओं की बात करें, अपने आप में काफ़ी मुश्किल ये नृत्य माना जाता है। कहाँ से इसकी मुद्राएं आई हैं, कैसे इस नृत्य की शुरुआत हुई? यह नृत्य, जैसा मैंने कहा, मूर्तिवत है, तो इसकी जो भंगिमाएं हैं वो जो हमारे शिल्प शास्त्र की जो व्याकरण है कि किस प्रकार शरीर के भंग, कहाँ से भंग होना चाहिए, ओडिसी नृत्य में ये सबसे अधिक इसका उसका समावेश है। जो त्रिभंगा, त्रिभंग मतलब शरीर के 3 भंग, तो ये ओडिसी के एक सबसे प्रमुख भंगिमाएं 2 मानी जाती हैं, चौक, एक स्क्वायरिश पोजीशन, और त्रिभंग जिसमें शरीर के 3 बेंड्स आते हैं। तो ये सब शिल्प शास्त्र से उद्धृत है। अच्छा। और ऐसा हम मानते हैं कि ओडिसी नृत्य का सबसे पहला प्रमाण लगभग ईसा से 100 वर्ष पूर्व मिलता है। तो जो भुवनेश्वर के पास उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं हैं, उसमें एक पैनल है, रॉक कट पैनल, जिसमें एक नर्तकी और उसके साथ संगतकार दिखाए गए, मतलब एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन जिसमें ऑडियंस भी है, राजा है, उसकी रानी है, और ऑडियंस है, उसके म्यूजिशियंस हैं। तो ऐसा मानते हैं कि ये सबसे पहला एक डांस प्रेजेंटेशन का प्रमाण है। आपने 2 गुरुओं से ओडिसी नृत्य की शिक्षा ली, लेकिन केलुचरण महापात्र जी ने आपके जीवन में क्या योगदान दिया?
मेरे जीवन में उनका क्या हाथ है, मैं आज जो हूँ केवल उनकी वजह से हूँ, ये मैं पूरी तरह मानती हूँ। उन्होंने मुझे ऐसी दृष्टि प्रदान करी है जो आज मैं आगे अपने शिष्यों को सिखा सकती हूँ, कुछ कोरियोग्राफ कर सकती हूँ। तो उनके बगैर तो मेरा ओडिसी कुछ भी नहीं। जी, उन्होंने गीत गोविंद पर भी बड़ी सुंदर कोरियोग्राफी नृत्य निर्देशन किया, और एक जो उनका मंच प्रस्तुति है जिसकी चर्चा हमेशा कला जगत में रही है, बिरजू महाराज जी के साथ। जी जो जी, जी हाँ, मैं सौभाग्यपूर्ण उस कार्यक्रम में दिल्ली में जब था कमानी में, तो मैं मंजीरे पे थी गुरु जी के साथ। वाह, कुछ बताइए उस अद्भुत घटना के बारे में। देखिए, दो ऐसे लेजेंड्स जिन्होंने पूरे भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य हैं, उन कथक और ओडिसी नृत्य की कलाओं को एक ऐसा स्वरूप प्रदान किया इन दो दिग्गज कलाकारों ने। एक कथक का जो आप स्वरूप देखते हैं या ओडिसी का आप स्वरूप देखते हैं, ये इन दो, मैं ऐसा मानती हूँ कि इन दो कलाकारों की वजह से, और गुरु, ये गुरु भी रहे, इन्होंने इन दोनों कलाकारों ने बहुत सिखाया, बहुत उदार हृदय से अपनी कला आगे दी है। तो वो प्रस्तुति जिसमें गुरुजी राधा थे और महाराज जी कृष्ण का रोल कर रहे थे, तो गुरुजी तो गीत गोविंद की अष्टपदी, पुरु यदुनंदन उनका इतना फेमस अष्टपदी है, मतलब एक बॉल्ड हेड, कोई इतने बहुत हैंडसम नहीं, लेकिन जब वो स्टेज पे आते थे तो ऐसा लगता था कि सच में एक षोडशी, एक 16 वर्ष की लड़की नृत्य कर रही है। इतना उनका सौंदर्यपूर्ण नृत्य प्रस्तुति थी। तो इसमें वो राधा थे, महाराज कृष्ण थे, तो ऐसा सुंदर, ऐसा वातावरण, बहुत एक अद्भुत दृश्य था वो। पढ़ाई आपने आर्किटेक्ट में की है, तो स्पेस का यूटिलाइजेशन शायद। बिल्कुल आपने सही कहा, स्पेस का यूटिलाइजेशन, आर्किटेक्चर कहें तो वो भी एक स्पेस से खेलना है, स्पेस को सजाना है। तो नृत्य भी एक उसका ही स्वरूप मैं मानती हूँ जी। किस तरह से स्पेस को, उसमें ताल और लय भी समावेश हो जाता है जी जी उसको। तो अपनी खुद की कोई कोरियोग्राफी, अपना खुद का कोई ऐसी रचना जो आपको बहुत दिल के करीब हो, बहुत पसंद हो, कोई ऐसी प्रस्तुति? मैंने जो सबसे पहले 3 लड़कियों के साथ किया था, सोहम अस्मि, जो ईशावास्य उपनिषद के मंत्रों पे आधारित है। वो क्योंकि पहली थी इसलिए पता नहीं, लेकिन एक अद्भुत कुछ कृति बन गई थी। वो जो बनती है वो मैं ये मानती हूँ ये मेरी अपनी नहीं है, ये गुरुओं की देन से ही वो दृष्टि प्रदान होती है कि आप कुछ इस प्रकार बना सकें। तो मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे जो भाई हैं मधु, उनका जो सांगीतिक रचना वो ही करते हैं, तो उससे एक बहुत सहारा है जी। और मेरी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो बड़ी तत्परता से मेरे साथ काम करते हैं। और अगर आपके पिता की बात करें, वो अपने आप में बड़े रचनात्मक व्यक्ति थे, इतना कुछ उन्होंने संगीत के इस दुनिया को दिया है, लेकिन उनके एज अ राइटर, लेखक के तौर पर जो वो छोड़ कर गए हैं, खासकर इस देश की एक पूरी पीढ़ी को उन्होंने एक शानदार बचपन दिया है, एक चिड़िया अनेक चिड़िया के रूप में। उसके बारे में कुछ बताइए, क्या अनुभव था उसका? क्वायर का उन्होंने बहुत प्रोपगेशन किया। अच्छा। एक बहुत हाई लेवल पे और एक हर स्कूलों में, ये जो हिंद देश की निवासी आप कह रही हैं, उन्हीं की रचना है जो हर स्कूल में आज भी सिखाई जाती है जी, NCERT के जो उसमें। तो बच्चों के लिए कैसी रचना होनी चाहिए कि उसकी शब्द कैसे होनी चाहिए जो बच्चों के रुचिकर हों, उसमें नायिका का वर्णन या ऐसी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। ऋतुओं का वर्णन, फूल पत्ते, खेल, इस तरह की रचनाएं उन्होंने बच्चों के लिए बहुत बनाई। शास्त्रीय बंदिशें तो बनाई जी जी। क्या एक कलाकार के लिए, एक नृत्यांगना होने के नाते पूछ रही हूँ, पढ़ना कितना ज़रूरी है, साहित्य से जुड़ा होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर कई बहुत प्रबुद्ध केवल शास्त्र में रह जाते हैं, लेकिन क्योंकि शास्त्रीय नृत्य जो हमारे हैं उसमें साहित्य का बहुत बड़ा स्थान है। अभिनय हम साहित्य पे ही करते हैं, तो उच्च साहित्य होना बहुत आवश्यक है, और साहित्य की जानकारी होना, उसको समझना, क्योंकि हम जब कोई रचना तैयार करते हैं तो अब
कवि ने लिख दिया, एक है संग धाये नंदलाल और गुलाल दो, द्रिगन गए जो भरी आनंद मढ़ैन। एक साथ गुलाल और कृष्ण दोनों मेरी आंखों में आ गए हैं, समा गए हैं। होली का वर्णन है, लेकिन कृष्ण के राधा कह रही कि मेरी आंखों में समा गए हैं। एक संग धाये नंदलाल और गुलाल दो, द्रिगन गए जो भरी आनंदमय। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण,